विश्व विजेता टीम भारत आ चुकी है। भव्य स्वागत उनका वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। जब जन सैलाब लोगों ने देखा, विधान भवन में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान समेत कई खिलाड़ी और साथ में बॉलिंग कोच पारस भामरे जी का सम्मान हुआ है। हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप था जिसका इंतजार भारतीय जो फैंस थे करोड़ों, उनको इंतजार करना पड़ा। इस जीत को आप किस तरीके से आंकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खासतौर पर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था हमारे लिए। काफ़ी ऑब्वियसली लास्ट T20 हम 2007 में जीते, उसके बाद 2011 का एक वर्ल्ड कप आया था, 50 और वर्ल्ड कप आया था। उसके बाद काफ़ी आईसीसी टूर्नामेंट हम खेले थे, जहाँ पे वेरी क्लोज आए थे, जीते नहीं। ऑब्वियसली एक चैंपियंस कप नहीं था, कप था वहाँ पे। तो उसके बाद एक एक काइंड ऑफ हम बोलते हैं ड्राफ्ट हो गया था, डाउट हो गया था कि यहाँ विकेट्स यहाँ पे हमारे कप नहीं आया था, आईसीसी कप नहीं था। हम बायलैटरल्स नंबर वन है, हम टेस्ट में वर हैं नंबर वन है, वनडेज में T20 वन नंबर एक नंबर पे टीम है। पर जो एक आईसीसी का कप जो होता था, एक इवेंट वर्ल्ड कप, आई थिंक वो बहुत टाइम से पूरी टीम को लग रहा था कि यार कभी ना कभी एक तो कप जीतना है। और पूरे पूरे काफ़ी है, जो मैं 2.5 साल से टीम के साथ था, 2.5 साल से वही डिस्कशन। आप रोहित को पकड़ो या विराट को पकड़ो, हर एक बंदा वही बोला था कि आईसीसी का ये कप जीतना है। सो लास्ट वर्ल्ड कप 50 ओवर का रहा, वहाँ पे फाइनल्स तक हम गए। सो पूरी टीम बहुत बुरा लगा पूरी टीम, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट हम अच्छा खेले, एक फाइनल्स में जो हम एक क्रॉस बॉर्डर करना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए। पर ये T20 था कि जहाँ पे हमें लग रहा था कि ये आज ये कप हमारा हो सकता है, हमें अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। हमारा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था और वो एक अच्छी लगी। और जो जैसे आपने रिजल्ट देख ही लिया, यहाँ पे जीते, क्या कहना उसके बारे में। 50 ओवर्स का सर, जैसा कि आपने बताया, 23 का वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। खिलाड़ियों के जो इमोशंस थे उनकी आंखों से बह रहे थे। प्रधानमंत्री भी आए, सबको कंसोल करने की कोशिश की थी। उस जगह से, उस स्पॉट से दोबारा से टीम को रिवाइव करना, वापस इस स्पॉट पे लेकर आना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि आप चैंपियन बन सकते हैं, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर देखा जाए तो बुमराह के अलावा जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे पेसर्स हो, हर किसी ने अपने तरीके से पूरा अपना 100% दिया, बेहतरीन अपना जो है परफॉर्मेंस। आई थिंक थोड़ा टाइम लगा सिंकिंग होने के लिए, जब हम वर्ल्ड कप लास्ट जो हारे थे। बिकॉज जिस तरह से मोमेंटम चल रहा था, हर एक गेम हम लोग ने अच्छा खेला था, हमारी बॉलिंग अच्छी चल रही थी, हमारी बैटिंग अच्छी चल रही थी, फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन हो रही थी। सो वो लग रहा था कि ये कप हमारा था। पर जब जब फाइनल्स में आके आप वो क्रॉस नहीं करते तो काफ़ी बुरा लगा सबको। पर आई थिंक क्विक है, एक अच्छी चीज़ है कि ये टीम के बारे में कि वन इज़ द एक्सपीरियंस। यहाँ टीम में जो आप देखोगे काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी ये टूर्नामेंट्स ऐसे खेल चुके, गेम्स खेल चुके हैं जहाँ पे। सो वो डिस्कशन क्विकली रीग्रुप हुआ है कि भैया अभी ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, अगर ये पड़ाव चला गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें करना है तो आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके बारे में फोकस करें। जो बातचीत जो चल रही थी, इससे हम कैसे ये वर्ल्ड कप जीते, उसी के बारे में लास्ट 6-7 महीने से बातचीत चल रही थी, प्रिपरेशन वही चल रहा था, टीम बिल्डिंग भी वही चल रही थी। जहाँ पे डिस्कशन आप राहुल द्रविड़ को लो या रोहित शर्मा को आप बात करिए, हर एक ऑब्वियसली आप गेम तो खेलते हैं, आप काम देखते हो ग्राउंड पे ये चल रहा है। पर जो चीज़ इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की, रोहित की स्पेशली एज अ करना कैप्टन में बोल दूँ, जो टीम मीटिंग्स में मैं अभी भी याद है, मुझे याद है हर एक टीम मीटिंग उसने अटेंड की है। हर एक इंडिविजुअल से वो बात इंडिविजुअली बात करता है। एज अ सपोर्ट साहब राहुल द्रविड़ एज हेड कोच तो थे, वो तो बात करते ही हैं, पर इंडिविजुअल भी बहुत इंडिविजुअल बात करते हैं। तो हर एक बंदे के साथ अगर हर एक प्लेयर से आप बात कीजिए, वो रोहित के बारे में अच्छा ही बोलेगा। बिकॉज जैसे उसने टीम बनाई है, उसने टीम को अगर ऐसे एक टूर्नामेंट जब हारते हैं तो वेरी इजी होता है डिसइंटीग्रेट होने के लिए, हर बंदा हर एक डायरेक्शन में चल सकता है। पर आई थिंक वो एक ग्लू चाहिए जहाँ पे एक टीम को बाइंड करने के लिए। आई थिंक वो एक बाइंड यहाँ पे एक टीम में रोहित शर्मा है। आई थिंक क्रेडिट उनको देना चाहिए। ऑब्वियसली आप ग्राउंड पे तो परफॉर्मेंस करते ही हैं, पर एक अगर कैप्टन आपको बैक करता है, कैप्टन आपको फोर्स करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, कैप्टन खुद सेट करता है। आप देखो वो जो ग्राउंड पे जाके खुद ही करता है। तो जब आपको मालूम है कैप्टन खुद कर रहा है, तो टीम को भी फॉलो करना बहुत ईजी पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे रोहित शर्मा को क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत इन्वॉल्वमेंट हर एक इंडिविजुअल के साथ। सो अगर ऐसा हो तो एज अ कोच बहुत ईजी काम होता है। सर, टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से फाइनल का क्या था? क्योंकि कई सारे लोगों के अलग अलग प्रिडिक्शन हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जिनको वो गेम चेंजिंग मोमेंट मानते हैं। आपके लिए गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था पूरे मैच का? आई थिंक अगर आप देखोगे तो सब बोलेंगे गेम चेंजिंग मोटिव कैच था सूर्या का, पर मेरे लिए वो लास्ट 30 बॉल थे। अगर 30 बॉल 30 रन, 6 विकेट हाथ में, अगर वहाँ से अगर गेम 22 बॉल 22 रन 24 बॉल, विकेट और क्लासन जैसे बैट्समैन अगर आप, मेरे लिए वो 24 बॉल जो ऑब्वियसली हार्दिक के जो विकेट सेव थे, वो 30 बॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिकॉज वहाँ पे अगर अगर आप देखोगे हार्दिक ने 16 रन की ओवर डाली, हार्दिक ने विकेट निकाले,
पर अगर उसके पहले अगर अर्श या बुमराह ने 2 ओवर डाले, बुमराह ने 2 रन दिए, 4 रन दिए, अर्श ने 4 रन दिए, अगर वहाँ पे अगर 2 या 4 के बदले अगर वो 6 और 7-8 रन होते, तो हार्दिक 16 ओवर के ओवर नहीं डालता, हार्दिक 10 की ओवर के डालता, वो गेम ही अलग होता। सो आई थिंक वो इम्पैक्ट जो रहेगा, आई थिंक जो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा एज अ बॉलर्स, आई थिंक वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो मोमेंट मेरे लिए लास्ट 30 बॉल जो हो, मैं कभी भूल नहीं सकता कि जिस तरह से वो गेम चला, पर उनका कंट्रीब्यूशन शायद वो लास्ट ओवर बुमराह ने नहीं डाली, अर्श ने नहीं डाली, हार्दिक ने डाली, विकेट हार्दिक ने निकाली, पर जो प्लेटफॉर्म बना के दिया इन लोगों ने, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या ये चीज़ डिस्कस हुआ था फाइनल 18वां ओवर कौन डालेगा? क्योंकि चर्चा जैसा कि आपने कहा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20वां ओवर बुमराह जिस तरीके के फॉर्म में बॉलिंग कर रहे हैं, कम से कम रन दे रहे हैं, तो 20वां ओवर वही करेंगे। तो ये जो अचानक से चेंज ऑफ प्लान हुआ था कि 18वां ओवर बुमराह से करवाना है, ये क्या डिस्कशन के साथ हुआ था कि स्पॉन्टेनियस था? आई थिंक ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो डिसाइड करते हैं कि ये बॉलिंग ऑप्शंस ये रहेंगे जनरल के 19, 20, 19, 18 कौन डालेगा। पर आई थिंक इम्पोर्टेंट वो गेम के था कि अगर वो ओवर अगर एंड तक लेके जाते तो शायद ये गेम हमारे से चले जाता। इसलिए वो बुमराह का आई थिंक ये क्रेडिट होता है, एज अ कैप्टन भी बहुत टाइम होता है, एक गट फीलिंग होता है। एंड आई थिंक ये गट फीलिंग बहुत आप देखोगे रोहित का जो डिसीजंस रहे, इम्पैक्टफुल डिसीजंस रहे, उसने बुमराह को ओवर दी। आई थिंक बुमराह ने 2 रन की ओवर डाली, उसके बाद बैकअप करके अर्श को एक ओवर दी, अर्श ने वो 4 रन की ओवर डाली, फिर बुमराह। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन वो अर्श जो जिस तरह से इम्पैक्ट जो डिसीजंस जो रोहित ने लिए, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो ग्राउंड पे आपको फील करना पड़ता है कि अभी ये राइट सिचुएशन में कौन सा बॉलर डालना है। अगर मैं गेम तक अगर ये ओवर नहीं डालती, अगर किसी और ने डालता तो वो 10 रन का ओवर चले जाता, तो गेम आपके 20th ओवर से चली नहीं जाती। सो आई थिंक वो कंट्रोल करने के लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। बुमराह की जो बॉलिंग एक्शन है सर, और जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं, तो क्या उनको कुछ अलग से टिप देना पड़ता है कि उनका जो फोकस है, उनका जो तरीका है, वो उसी को ही फॉलो करते हैं, या उसमें भी कुछ गाइडेंस आपको करनी पड़ती है? नहीं, आई थिंक बुमराह जैसे बॉलर को अगर ऑनेस्टली मैं टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँ तो ज़्यादा बातचीत कुछ डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल होता ही नहीं है। आई थिंक वो इतने गेम अपना अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी बॉलिंग अंडरस्टैंड करते हैं, उनको मालूम है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टीम में। एंड आई थिंक वो बहुत बहुत पैशनेट है इस चीज़ के बारे में। सो इन तो ऑनेस्टली ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा टैक्टिकल डिस्कशन डेफिनेटली हम बात करते हैं कि थोड़े फील्ड ऑप्शंस क्या कर सकते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स क्या कर सकते हैं, सरफेस के हिसाब से। पर वो इतना खेले हैं, इतना अच्छा उनका इतना साल से खेले हैं, तो मोमेंट रीड बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो इतना ज़्यादा उस पर फोकस करना नहीं पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन बन गए सर, लेकिन उसके साथ 3 बड़े जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट टी20 इंटरनेशनल से ऐलान कर दिया। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो ज़रूरी था? क्या वो सही टाइम था? या जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको मौका देने के लिए वो कॉल सही था? आपके हिसाब से क्या? आई थिंक एक ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते वो बहुत ही अच्छा माहौल था, पर उसके साथ जैसे तीन बड़े प्लेयर्स जो भारत के लिए खेल चुके हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है भारत के लिए। लास्ट 10-12 साल से आप देखोगे, रोहित के बारे में बात कीजिए या विराट के बारे में बात कीजिए, जडेजा के बारे में बात कीजिए, हर एक मोड पे कहीं ना कहीं चैंपियंस रह चुके हैं देश के लिए। तो ऑब्वियसली एक बुरा लगता है कि आगे जाके इतने सालों से एक टीम कॉम्बिनेशन में 11 में जो एक 3 फेसेस देखने की आदत हो चुकी है, वो आगे जाके दिखेंगे नहीं, पर वो होगा। आई थिंक ये गेम ऐसा है कि अगर आप अगर कोई एक जनरेशन होता है, इसके प्रीवियस भी एक जनरेशन था, अभी भी एक जनरेशन है, इसके जो नया जनरेशन जो आ रहा है वो उतना ही टैलेंटेड है, उतना ही स्किलफुल है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एंड आई थिंक वो एक पर्सनल डिसीजन है। आई थिंक मेरे हिसाब से उन्हें लगा होगा कि अगर आप एक फॉर्मेट में अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आप हाई पे निकल रहे हो बाहर। आई थिंक वो डिसीजन उनका था, पर उन्होंने लिया होगा। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये गेम ऐसा ही है कि अगर इतने टैलेंट है यहाँ पे कि अनलेस यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, वो भी आगे जाके भारत के लिए मैच नहीं जीत सकें, वो भी ग्रेट नहीं हो सकेंगे। सो आई थिंक वो एक सर्कल होता ही है गेम में। वर्ल्ड कप टी20 जीत गए सर, चैंपियंस ट्रॉफी है, टेस्ट चैंपियनशिप है। टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम लोगों को पहला मौका मिला था कि वर्ल्ड चैंपियन पहली बार में ही हम लोग हो जाते, लेकिन न्यूजीलैंड की वजह से हार गए। तो अब नेक्स्ट क्या? क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस तो अब विश्व विजेता जब आप बन जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई आई थिंक ऑफिशियली ये वर्ल्ड कप मेरा लास्ट डे था और उसके लिए बीसीसीआई के साथ। सो एज ऑफ नाउ जो भी होगा आगे, आई थिंक ये टीम तो अच्छी करेगी, नो डाउट अबाउट दिस। ये टीम तो बढ़िया है, स्किल है, टैलेंट है टीम में, वो तो आगे जाएगी, काफ़ी बड़े शिखर और क्लाइंब करने हैं टीम को, वो तो करेंगे। पर एक अच्छा था कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और जहाँ पे जैसे बोलते हैं क्रिकेट तो खेलता था, पर एज अ कोच अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर पार्ट आगे इसके आगे अगर मैं बोला पहचान मेरी होगी कि ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ थे, पार्ट ऑफ द सपोर्ट सब, उससे बेहतर चीज़ मेरे लिए नहीं है। यानी शिष्यों ने आपको गुरु दक्षिणा दे दी एज अ वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे। डेफिनेटली। आखिरी सवाल सर, वानखेड़े में जो आपने नज़ारा देखा, जो
सुनामी एक तरह से कहा जाए कि लोगों की फैंस की आ गई थी सड़कों पर, वो नज़ारा जो आपने अपनी आंखों से देखा, वो कैसा था सर? क्या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था? क्या एक्सपेक्टेशन थी? किस तरीके से उसको बयां करें? ऑनेस्टली जब एयरपोर्ट पे हम उतरे थे तो चर्चा चल रही थी बहुत क्राउड है ग्राउंड पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा क्राउड। पर हम एक्चुअली जब बस पे बैठे थे एनसीपी से चालू किया, तब किसी को रियलाइज़ नहीं किया कि क्राउड इतना था। जिस तरह से लोग जितने लोग आए ग्राउंड पे, ऑब्वियसली ग्राउंड पे तो एक है, रास्ते पे जो वहाँ से आ रहे थे, इतना इतना देख के एक तो पता चलता है कि ये कप हमारे लिए नहीं, पर इस देश के लिए, ये राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उनके जैसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कल दिखने को मिला मुझे कि इतनी इतनी खुशी, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं मैचेस देख रहे हैं, जब कोई उधर झाड़ पे खड़ा था वहाँ पे वो खड़े थे। इतना कभी ऐसा नज़ारा मैंने अपने लाइफ में देखा नहीं, और अगर ये मुझे देखने को मिला है तो रियली बहुत खुश हूँ। और सबको, मैंने जब जो भी आए थे उनका जो प्यार है देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही आप ये टीम पे प्यार करते रहिए, इनको सपोर्ट चाहिए और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। सर, बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फारस ब्राह्मणे, कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।